जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग है क्वेश्चंस की, ऐसे की, उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट है आंसर राइटिंग के मामले में, क्योंकि लास्ट दो लेक्चर्स में हमने किस तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं आंसर राइटिंग के लिए, उसी के साथ साथ क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, मतलब उसमें हमने जो डिस्क्रिप्टिव है उसके बारे में कवर कर लिया था। आज हम यहाँ पर जो बचे हुए दो हैं उसके बारे में कवर कर लेंगे, जिससे कि आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी। फिर उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो आपको एटलीस्ट बेस जो है वो आपका पक्का रहेगा। आपको पता रहेगा कि हमें अप्रोच कैसे करना है। आपको फालतू की जो चीजें आपके दिमाग में अपने आप नहीं आएगी, आप अपने आप सॉर्ट आउट करते जाओगे कि हाँ किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को, जो हमें नॉलेज है उसको कंसाइज करके जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके रूप में हमें उसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मयूर मुगरे सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन जो है वेरियस फॉर्म्स में पूछे जाते हैं। उसको अगर तीन ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर हम डिवाइड करें तो हमें देखने को मिलता है कि डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन आते हैं, जहां पर आपको डिफाइन करना पड़ता है एग्जैक्टली जो चीजें हैं इन्वॉल्व है उसमें वही लिखना पड़ता है। यहाँ पर आपका ओपिनियन जो है वो मैटर नहीं करता है, ओपिनियन हो गए लिखना नहीं पड़ता है, और फालतू की चीजें नहीं लिखनी पड़ती है। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। उसके रिलेटेड जो भी जो टर्मिनोलॉजीज आती है क्वेश्चंस में उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर एनालिसिस और इवेलुएट दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दोनों से रिलेटेड, क्योंकि जहां एनालिसिस आता है वहां आपका ओपिनियन आ जाता है ना। और इवेल्युएशन में और थोड़ा फर्दर जाते हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ता है। तो अगर आप देखोगे तो काफी मुश्किल है एनालिसिस और इवेल्युएट जो क्वेश्चंस होते हैं, काफी मुश्किल है दोनों को बाइफरगेट करना कि कौन सा एनालिसिस वाला है कौन सा इवेल्युएशन वाला है। हम ये बोल सकते हैं कि जो एनालिसिस वाला है उसमें थोड़ा कम हमें अपने ओपिनियन को पेश करना पड़ेगा, लेकिन जहां इवेल्युएशन आता है वहां सभी पर्सपेक्टिव के साथ, आपने पढ़ा हो आपने ना पढ़ा हो उन सभी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरीके से जज किया जाता है इवेल्युएट वाले क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर हम अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज है एनालिसिस के लिए इवेल्युएट वाले नहीं देखेंगे, हम एक साथ डिस्कस करेंगे। एनालिसिस बोलिए इवेल्युएट बोलिए, एक साथ जो टर्मिनोलॉजीज आती है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आते हैं। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो है एनालिसिस इवेल्युएशन के लिए, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपको एनालिसिस जो है वही दिखाई देगा। मतलब बेसिकली क्या है कि आपको क्वेश्चन में ही एनालिसिस जो है वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब भी एनालिसिस ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसमें आपको जो टॉपिक है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। टॉपिक को आपको प्रॉपर सेग्रीगेट करना पड़ता है कि हाँ कौन सा भाग क्या है, इस भाग में हमें क्या लिखना है, ये भाग किसके बारे में बात कर रहा है, ये भाग किसके बारे में बात कर रहा है, कितना हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखनी है, कितनी हमें रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी देनी है, कितना हमें जो गवर्नमेंट के पास डेटा है उसको इन्वॉल्व करना है, और कितना हमें खुद का ओपिनियन जो है वो पेश करना है। ये सभी चीजें सेग्रीगेट करके आपको एक प्रॉपर आंसर, मतलब प्रॉपर जो वर्ड्स दिए बोले हैं, मतलब 250 वर्ड्स बोलिए 150 वर्ड्स बोलिए, जितनी भी वर्ड्स में आपको बोला गया है उतने वर्ड्स में आपको कंसाइज करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। कोस्टल सैंड माइनिंग वेदर लीगल और इलीगल पोजेस वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। एनालिसिस यहां पर आपको एनालाइज करने को कहा गया है। एनालाइज क्या करने को कहा गया है? कोस्टल सैंड माइनिंग जो होती है। अब देखिए यहां पर बहुत गहराई से क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो मतलब समझ लीजिए आपको आंसर आया ही आया है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। कोस्टल सैंड माइनिंग वेदर लीगल और इलीगल, यहाँ पर बिगेस्ट थ्रेट जो हमारे एनवायरमेंट को वो देता है। अब यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती क्या करते हैं, कोस्टल सैंड माइनिंग के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। मतलब कोस्टल सैंड माइनिंग जो है वो क्या होती है, उसी के साथ साथ वो लीगल इलीगल, इसके बेनिफिट्स इसके ड्रॉबैक्स, ये सारी चीजें जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। और जो एक्चुअल में पूछा गया है उसका एक लाइन सी बीच में डाल देंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में आपको ये नहीं पूछा गया लीगल इलीगल इसके बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स क्या क्या है, या फिर हमारे देश में इलीगल से रिलेटेड कानून क्या क्या है, या फिर ये नहीं पूछा गया कि कानून कौन कौन से लाए जाने चाहिए जिससे कि इलीगल जो एक्टिविटीज है सैंड माइनिंग की वो हम खत्म कर सके। ये सब कुछ नहीं पूछा गया है। ये कचरा भर के आप जबरदस्ती के आप बोलोगे मैंने इतना सारा लिखा था मार्क्स क्यों नहीं मिले, इसीलिए नहीं मिले क्योंकि आपने स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी पर नजर नहीं डाली, उसी के बारे में नहीं लिखा। यहां पर क्वेश्चन क्या है देखिए, कोस्टल सैंड माइनिंग लीगल और इलीगल, इनको मतलब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर जो चेक करने वाला है उसको मतलब नहीं है लीगल हो इलीगल हो, उसको जानने की जरूरत ही नहीं है, उसको जानना ही नहीं है लीगल क्या है इलीगल क्या है। उसको सिर्फ मतलब किससे, कोस्टल सैंड माइनिंग से मतलब है।
ठीक है, कोस्टल सैंड माइनिंग। और दूसरा किससे मतलब है कि ये जो कोस्टल सैंड माइनिंग है ये हमारे एनवायरमेंट को बिगेस्ट थ्रेट जो है वो पहुंचा रहा है, बड़ा थ्रेट पहुंचा रहा है। मतलब यहाँ पर आपको चीजें जो है वो एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखनी है कि एनवायरमेंट पर कोस्टल सैंड माइनिंग का क्या असर हो रहा है, भले वो इलीगल हो भले वो लीगल हो, मैटर नहीं करता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इशू जो है उस पर एक स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, एक स्टैंड लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ा आपको कोस्टल सैंड माइनिंग जो है उसके बारे में बताना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर वेरियस फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आता है यहाँ पर। मतलब कि अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है, गवर्नमेंट का डेटा, ऑथोराइज सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज देखिए, सोर्सेज आपको कन्फाइंड नहीं करने की एक ही सोर्स से आप बता रहे हो, आपको अलग अलग सोर्सेज लेकर आपको बताना है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे दो बेनिफिट होते हैं, जब आप अलग अलग सोर्सेज से बताते हो तो उससे दो बेनिफिट क्या होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है कि अगर आपने समझ लीजिए कि आपने, ये तो ऑथोराइज डेटा होता है, कोई कोई जैसे गवर्नमेंट का डेटा है कि हमारी जीडीपी कितनी रहेगी, ऑथोराइज होता है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं पर ऐसा दिया होता है कि जो वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन है वो 2.9% है, या फिर कहीं कहीं पर कोई कोई न्यूज़पेपर में दिया होगा 3% है। तो इससे क्या होता है, जब आप अलग अलग सोर्सेस रेफर करते हो तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। आपने 3% भी लिख दिया तो चलेगा, आपने 2.8% लिख दिया तो भी चलेगा, आपने 2% कहीं कहीं पर लिख दिया, 2 to 2.5% आपने रेंज दे दी, वो भी सफिशिएंट है। तो मोस्टली क्या है कि जब आपको परफेक्ट नहीं पता है तो आप रेंज दे दो, लेकिन रेंज पे आपको पता रहना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर जो है, अगर समझ लीजिए कोई चीज है वो अगर 2% पर चल रही है, आपने रेंज दे दी 8 to 9%, तो मतलब वो तो फिर मैटर नहीं करता है, ठीक है। रेंज के साथ आप खेलोगे तो आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, जहां पर आपको एक बोल दिया जाए हाँ भैया इसको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे कि जहां जहां पर कोस्टल सैंड माइनिंग की वजह से हमें एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं कि एनवायरमेंट चैलेंजेस क्या क्या आए हैं, फिर उसके एनवायरमेंट चैलेंजेस जो है किस तरीके से हो रहे हैं, और कंक्लूड करना पड़ेगा आपको ओपिनियन के साथ। मतलब यहाँ पर क्या है, ओपिनियन आपको देना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, ये जो बिगेस्ट थ्रेट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपने कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर कर दिया। आपको ये नहीं पूछा गया कि क्या हमें करना चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसलिए फालतू की वो चीजें मत लिखते बैठिए कि हमने ऐसे लॉज लाने चाहिए जिससे कि ये हो जाए वो हो जाए, हाँ, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो एनालिसिस का आपको समझ में आ गया, आपको ब्रेक डाउन करना है बेसिकली टॉपिक को। नेक्स्ट आता है आर्ग्यू। ऐसे भी कई क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्या है कि आपको आर्ग्यू करना है, ठीक है। कोई चीज है, अब समझो मैंने आपको बोला कि जो क्रिकेटर्स है, तो 35 एज के ऊपर के क्रिकेटर जो है उनको टीम में लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी फिटनेस जो है वो सही होती नहीं है। 35 एक रिटायरमेंट एज रहनी चाहिए। आप कैसे भी खेल रहे हो, आप बहुत शानदार भी खेल रहे हो, फिर भी क्योंकि क्या होता है कि एक मैच में एक जो प्लेयर है वो अगर जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है, तो मतलब अपने कंटिन्यू सेंचुरी मार दी, तो उसको और 10 15 20 25 मैचेस का दे दिया जाता है कि 10 15 मैचेस में अगर वो बहुत ही बुरी तरीके से भी खेला फिर भी उसको नहीं निकाला जाता है, फिर भी उसको टीम में रिटेन किया जाता है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। तो क्या होता है, जब 35 ईयर्स का कोई हो जाता है, उससे अगर बहुत जबरदस्त फॉर्म में वो चल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद अगर लगातार वो खराब 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 खेलते गया, तो फिर क्या होता है, फिर उसके जो पैसे है वो तो वेस्ट जा रहे हैं ना, उसको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। उसकी जगह पर कोई नया टैलेंट आ सकता है ना, कोई डिजर्विंग टैलेंट आ सकता है, उसकी जगह उसने रोकी हुई है। इसे 35 ईयर्स के एक एज लिमिट लगा देनी चाहिए कि उसके ऊपर आप खेल ही नहीं सकते हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको खेलना है तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हो। तो अब ये टॉपिक पर आपकी तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट आ सकती है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे, आप तथ्य कैसे दोगे, आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो आप कौन से बेसिस पर करोगे, आप प्लेयर्स के नाम पर करोगे ना, कि सचिन तेंदुलकर जो है वो काफी टाइम तक खेला, 40 साल का तब तक खेला, महेंद्र सिंह धोनी है वो भी काफी टाइम तक खेला, 35 ईयर्स के ऊपर तक खेला। काफी ऐसे प्लेयर्स है, काफी ऐसे प्लेयर्स है जो 35 ईयर्स के ऊपर रहने के बावजूद 35 से लेकर 40 जब तक वो रिटायर हुए हैं, तब वो स्पैन पीरियड में उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए हैं, है ना। जब आप ये दोगे तब वो लॉजिकल आर्गुमेंट रहेगी। नहीं तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, नहीं यार मेरा तो फेवरेट है वो तो खेलना ही चाहिए, नहीं ये विराट कोहली मेरा फेवरेट है ये तो खेलना ही चाहिए, नहीं ये जो प्लेयर है तो मेरा फेवरेट है 35 ईयर्स का, वो तो आमरण खेलना ही चाहिए उसने, अमर है वो। तो ये नहीं चलेगा ना। आप अगर तथ्य दोगे ये सारी चीजों के साथ कि देखो 35 से लेकर 40 टाइम स्पैन तक ये जो प्लेयर्स है, इतने सारे प्लेयर्स है, इनका रिकॉर्ड इस तरीके का रहा है, इतनी सारी सेंचुरीज उन्होंने इस दौरान बनाई है, तो मतलब उसको एक आर्ग्यूमेंट में एक लॉजिक लग जाएगा कि हाँ, मतलब आपने यहाँ पर प्रॉपर रीजन के साथ बताया हुआ है, एक्सेप्ट आप कर रहे हो, रिजेक्ट आप कर रहे हो, प्रॉपर रीजन के साथ कर रहे हो। अगर कोई दूसरा इंसान है वो अगर इसको रिजेक्ट कर रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि जो यहाँ पर टॉपिक बोला गया है 35 के बाद रिटायर होना चाहिए, कोई अगर बोलता है बिल्कुल सही है, क्योंकि 35 के बाद जो भी गए हैं बहुत कम ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स है
वो 35 ईयर्स के पहले ही या तो रिटायर हो गए हैं या तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो वर्स्ट होता गया है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा लॉजिकली बताता है, रिकॉर्ड्स के साथ बताता है, तो वहां पर मतलब बनता है। तो इसीलिए यहां पर जब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की, तो इसमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट आपको करना होता है, लेकिन रीजंस के साथ, फैक्ट्स के साथ, आउटलाइन के साथ, जो भी डेटा अवेलेबल है उसके साथ। तो यहां पर एक एग्जांपल आ रहा है कि हैज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथेंड द नेशनल यूनिटी। जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है उसका जो फॉर्मेशन हुआ है लिंग्विस्टिक बेसिस पर, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर, आंध्र प्रदेश सबसे पहले फॉर्म, उसके बाद धीरे 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 अलग अलग स्टेट्स हमें देखने को मिले हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म हुए हैं, उसे नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन किया है। तो यहाँ पर या तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो या तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको दोनों ही चलेगा। ऐसा नहीं कि आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर या तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन जो भी आप कर रहे हो उसको आपको प्रॉपर बैकअप देना पड़ेगा प्रॉपर डेटा के साथ। तो यहाँ पर आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा इश्यू पर कि हाँ हम मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। हिस्टोरिक आउटलाइंस आपको लेनी पड़ेगी कि आपको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर पहले जब लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स नहीं थे उस टाइम पर यूनिटी की कुछ आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद जब ये हुआ है उसके बाद नेशनल यूनिटी के अगर आप फेवर कर रहे हो नेशनल यूनिटी के लिए, तो नेशनल यूनिटी किस तरीके से स्ट्रेंथन हुई है आपको कुछ डेटा देना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन का कुछ डेटा देना पड़ेगा, आपको लोगों का इंक्लूसिव इन्वॉल्वमेंट का कुछ डेटा देना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे कि उसके बाद से जो लोग हैं वो आपस में घुलने मिलने लगे, कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। पॉलिटिकल एग्जांपल हो सकते हैं, सोशल एग्जांपल हो सकते हैं, सोशल कल्चरल एग्जांपल्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद कंक्लूड करना पड़ेगा अपने ओपिनियन के साथ, लॉजिक के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको कंक्लूड करना है। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट वाले आपको क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कमेंट वाले आते हैं, सीधे कमेंट करो। ठीक है, ऐसा भी आता है, कोई टॉपिक आपको दिया गया है, कोई मैटर आपको दिया गया है, उस पर आपको कमेंट करना है। तो इसमें आपको ओपिनियन देना है आपका। ठीक है, ये भी ओपिनियन जो होता है ये आपका पर्सनल ओपिनियन रहेगा, जरूरी नहीं है। इसमें हो सकता है कि आपने कहीं से पढ़ा हुआ हो और वो आप ले रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, न्यूज़पेपर बोलिए, एडिटोरियल्स बोलिए, या अलग अलग जगहों पर अलग अलग किताबों में आपको ये जो डेटा है ये अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर यूपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि इट इज आर्ग्यूड दैट द स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करना है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको इस पर कमेंट करना है, आपको बताना है, आपको आपका ओपिनियन देना है कि आप क्या समझते हो, आप क्या जानते हो, है ना, आप क्या मानते हो। तो यहाँ पर आर्ग्यू क्या किया जा रहा है कि स्ट्रेटेजी जो है इंक्लूसिव ग्रोथ की, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर, इन दोनों के बारे में बात की जा रही है। तो मतलब आपको यहाँ पर इश्यू पर स्टैंड लेना है, सेम वही चीज, डेटा जो है अलग अलग रिपोर्ट से आपको वो पेश करना है। सस्टेनेबिलिटी इंक्लूसिवनेस से जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिली है, सस्टेनेबिलिटी हुई है, उसका कुछ आपको डेटा अगर अवेलेबल हो वो आपको देना पड़ेगा। कंपेयर करना पड़ेगा विद अदर कंट्रीज एग्जांपल, अगर आप कर सकते हो तो आपके पास ऑप्शन है। मतलब आप यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ दे सकते हो, अगर आपको कुछ पता है, अगर किसी कंट्री में आपने देखा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उसके लिए वो जो ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिवनेस सस्टेनेबिलिटी टुगेदर दोनों यहाँ पर हुई है किसी कंट्री में, तो आप उसका एग्जाम्पल डाल सकते हो कि वो कंट्री में हुआ है ना। हिस्ट्री हम इसीलिए तो पढ़ते हैं ना कि या हम यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखे, अलग अलग कंट्रीज ने जो किया है उससे हम सीखे, है ना। जो अच्छी चीजें हैं वो हम इंक्लूड करें, जो बुरी चीजें हैं उसको हम एक्सक्लूड करें। फिर उसके बाद आपका जो ओपिनियन है वो प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो है वो अपनानी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्रिटिकली इवेल्युएट। अब देखिए लास्ट जो हमने देखा था कमेंट का, उसी तरीके से जस्टिफाई जो है ये भी कभी कभार उसके जगह पर पूछ लिया जाता है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, आपको प्रूफ के साथ चीजें बतानी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिटिकली इवेल्युएट अगर हम देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन सीधे क्रिटिकली इवेल्युएट करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत गहराई से आपके ओपिनियन जो है वो काफी प्रखरते से रखना पड़ता है, और जरूरी नहीं है कि आपने इसके बारे में पढ़ा ही हो, आपने हो सकता है किसी भी उस चीज के बेनिफिट के बारे में पढ़ा हो, ड्रॉबैक के बारे में नहीं, लेकिन आपको वहां पर खुद के पर्सपेक्टिव से भी, खुद के जो नॉलेज है अलग अलग जगहों से जो नॉलेज दिया हुआ है, प्रैक्टिकल बोलिए या थियोरेटिकल बोलिए, जो भी नॉलेज दिया गया है उसको भी वहां पर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खासकर जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जो देखने वाला है, जो पढ़ने वाला है, जो आपका पेपर चेक करने वाला है, हो सकता है कि यहाँ पर आपके ओपिनियन से वो सहमत ना हो, क्योंकि अब तक जो हमने देखा है, अब तक तो ऐसा था कि आपने जो फैक्ट्स है उसके बेसिस पर चीजें रखी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो चेक करने वाला इंसान है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पूरी तरीके से फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आपने खुद के कुछ ओपिनियन रखे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपके पास से वो सहमत ना हो। इसीलिए हमें यहाँ पर एक्सट्रीम में नहीं जाना पड़ता है, कोई भी चीज के एक्सट्रीम में नहीं जाना पड़ेगा जिससे कि वो पूरी तरीके से आपसे असहमत होकर आपको कम मार्क्स दे दे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर हमें न्यूट्रल रह की चीजों को देखना पड़ता है।
फर्स्ट कीजिए कि क्रिटिकली इवेल्युएट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो उसके बारे में लिख लिया, आपने डिफाइन कर लिया, आपने कुछ रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर दी, आपने यहाँ पर जो प्रोज एंड कॉन्स है सब हेडिंग के साथ वो बता दिए, और फिर आपके उसके बाद आपको एविडेंसेस जो है वो प्रेजेंट करके आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। अब इसमें अगर और ऐड कर दिया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सुधारने के लिए और हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो ऐसे सिनारियो में आपको प्रॉपर कंक्लूजन पर पहुंचना पड़ेगा, प्रॉपर सिनारियो के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी कोई चीज बता दी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, थियोरेटिकली हमको लगे कि हाँ पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि झाड़ू पर बैठकर उड़ जाओ। ऐसी कोई चीजें हमें नहीं लिखनी है कि जिससे वो पूरी तरीके से जो चेक करने वाला है पूरी तरीके से डिससेटिस्फाइड रहे और आपको कम मार्क्स दे दे। तो प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको चीजें जो है वो कंक्लूजन में लिखनी पड़ेगी, जो अभी आपका ओपिनियन है, जो भी आपके सॉल्यूशंस है, वो आपको उस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी वर्ड्स आते हैं उनको कैसे अप्रोच करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आंसर राइटिंग का अगर मैं आपको इन दी एंड बताऊं कि क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, तो देखिए कंटेंट अगर हम देखते हैं तो वो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज में आप कोई मूवी देख लो, उसमें कंटेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हमारे आंसर राइटिंग में भी कंटेंट जो हम लिख रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब अगर हमें मीनिंगफुल आंसर लिखना है तो हमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना सबसे जरूरी होता है ना। उसी के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें वेरियस सोर्सेज से ड्रॉ करने की जरूरत है, किसी एक ही सोर्स से नहीं कि एक ही सोर्स से हम देख रहे हैं, एक ही सोर्स आ रहा है, एक ही सोर्स आ रहा है। अरे बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल होते हैं। वेरियस सोर्सेज से अगर हम इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उनको भी हमारी डाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा, हमारे नॉलेज की डाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा, है ना। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है वो हमें अदा करना पड़ेगा। ये तो एक ही हम डायमेंशन रख रहे हैं, सिर्फ हम उसकी पॉजिटिव साइड ही देख रहे हैं, हम नेगेटिव साइड देख ही नहीं रहे हैं, या फिर हम उसका जो जो भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हम उसके जो हो सकता है उसके बारे में बता रहे हैं, मतलब जो भी, मतलब समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उसके लिए हम और बेहतर क्या कर सकते हैं उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं, लेकिन उसका कॉस्ट बेनिफिट ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या है ना। तो वो प्रैक्टिकल पॉसिबल होना चाहिए, तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमें रखना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ लैंग्वेज जो है उस पर रीजनेबल कमांड रखनी पड़ेगी, प्रॉपर कमांड रखनी पड़ेगी। मतलब हम यहाँ पर अगर 10 वर्ड्स लिख रहे हैं लेकिन उसके जगह पर अगर हम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो बेटर रहता है। मतलब गुड वोकैबुलरी जो है ये इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए जो न्यूज़पेपर रीडिंग है या फिर जो जो किताबें हैं, जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट पूछते हैं कि जो हम वीडियोस देख रहे हैं उसके बाद क्या हमें किताब रेफर करने की जरूरत है। तो देखिए कॉन्सेप्ट तो आपके पूरे क्लियर हो रहे हैं, सारी चीजें कवर हो रही है, आप अच्छा आंसर लिख भी पाओगे, लेकिन अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपको फ्रेम कैसे करना है सेंटेंसेस वो पता चलेगा। अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो आपकी वोकेबलरी जो है वो स्ट्रांग होगी। और अगर आप किताब भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, कुछ भी आप पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ भी आप पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि जिससे आपकी वोकेबलरी जो है वो स्ट्रांग हो, आपकी जो कमांड है लैंग्वेज पर वो आ जाए, जिससे कि आप प्रॉपर आंसर जो है वो बना सको, कम से कम वर्ड्स में ज्यादा ज्यादा एक्सप्रेस आप कर सको। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका कंटेंट जो है वो और स्ट्रांग होता है। अब देखिए, एक अच्छा आंसर क्या है, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट है ना, क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है कॉन्सेप्ट की, टॉपिक की, वो आपको रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप प्रॉपर आंसर लिख ही नहीं पाओगे, आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं रख पाओगे, आप एक ही डायमेंशन में चलते रहोगे। इसलिए बोलता हूँ घोड़ी की नाल की तरह नहीं, पूरा पर्सपेक्टिव खोलकर, न्यूज़पेपर में भी मैं बताता हूँ, पूरा खोलकर आप देखा कीजिए कोई भी चीज को, कोई भी मैटर को। उसी के साथ साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है किसी भी टॉपिक की वो डेमोन्स्ट्रेट करना। आपको जो फैक्ट्स है ना उसको डंप नहीं करना है सिर्फ कि हाँ ये देखो, मतलब सारे फैक्ट्स ही आप लिख रहे हो, सारे आप, मतलब आपको कुछ पूछ लिया, एक इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया, उसमें आप सारे फैक्ट्स डाल रहे हो कि हाँ जीडीपी जो है इतनी है, जीबीए जो है वो इतना है, ये इतना है, फिजिकल डेफिसिट ये है, वो है, वो है, वो है। अरे रिक्वायरमेंट है या नहीं है, रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये भी तो जरूरी है। डंप नहीं करना है, अननेसेसरी जनरलाइजेशन को अवॉइड करते जाना है, अननेसेसरी जनरलाइजेशन। नहीं तो हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते चलते हैं, जनरलाइज नहीं करना है। अगर हम स्पेसिफिक रहेंगे तो ज्यादा हमें बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव क्या रहना चाहिए, तो देखिए आंसर जो है वो मल्टी डायमेंशनल रहना चाहिए, जो मैंने आपको कहा था। सभी जो क्वेश्चन में जो भी दिया गया है सब कवर होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में अभी ऐसा ट्रेंड है कि एक आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल रहना चाहिए, ऑप्टिमिज्म हमारा दिखना चाहिए, पॉजिटिवनेस दिखनी चाहिए, अपॉर्चुनिटिस्ट हम है वो दिखना चाहिए कि भैया अपॉर्चुनिटी की तरफ हम भाग रहे हैं, हम क्विट करने वालों में से नहीं है, वो वहां पर दिखना चाहिए, जिससे कि उनको दिखे आपकी पर्सनैलिटी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर की है। स्ट्रक्चर, जैसा हमने देखा था कि एक इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा होता है। इंट्रोडक्शन में ब्रीफ हमें लिखना पड़ता है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है,
बॉडी में एक्चुअली जो पूछा गया है वो लिखना है, और कंक्लूजन में हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ, मतलब जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास और है, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। हमने क्या बुरा किया उसके बारे में नहीं, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में लिखना जरूरी होता है। फिर उसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, जहां पर आपकी हैंडराइटिंग जो है वो भी मैटर करती है। इसलिए आपका लिखते रहिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए, कुछ ना कुछ नोट्स बनाते रहिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए। हैंडराइटिंग आपकी सुधरनी चाहिए। डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए, टेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, चार्ट का, क्योंकि प्लेन पेपर होता है जहां पर लाइंस नहीं है, तो आप डायग्राम भी अच्छे तरीके से बना सकते हो, ट्री डायग्राम बना सकते हो, है ना। जब आप कोई लिख रहे हो, मतलब समझ लीजिए कोई, अगर समझ लीजिए 1857 का रिवोल्ट है, ठीक है, तो उसका अगर आप लिख रहे हो तो डायग्राम भी बना सकते हो, जो ट्री डायग्राम है वो भी बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो कि हमारे पास सोशल, है ना, उसी के साथ साथ इकोनॉमिकल फैक्टर्स है और पॉलिटिकल फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल थे 1857 के रिवोल्ट के लिए। उसी के साथ साथ आप इस तरीके से जो ये है वो बना सकते हो कि आप जो लिख रहे हो बुलेट्स आप बना सकते हो, है ना, सब हेडिंग्स आप दे सकते हो। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। ज्योग्राफी में बहुत सारे आपको डायग्राम जो है वो भी आपको बनाने पड़ते हैं, है ना। ओरिजिन अगर आप देख रहे हो तो शॉर्ट में आप जो हमारा ये है मैप है वो बनाकर आप कहाँ कहाँ पर क्या क्या लोकेटेड है वो आप बता सकते हो, जिससे कि एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। आपकी नॉलेज की जो गहराई है, डेप्थ है, वो पता चलती है चेक करने वाले को, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका हमें अप्रोच कैसे रखना है, कैसे हम हमारे अप्रोच को, एनालिटिकल अप्रोच को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको एनालिटिकल ज्यादा आते हैं। तो कैसे हम हमारे अप्रोच को इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बाकी आप खुद समझदार हो। तो यहाँ पर कैसा है कि एक न्यूज आई है, ठीक है, एक न्यूज आई है। बहुत सारे एस्पिरेंट गलती क्या करते हैं, तो एक न्यूज आई है साइक्लोन निवार जो है यहाँ पर लैंडफॉल ट्रिगर हो रहा है ना, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये न्यूज है, तो याद क्या करेंगे बहुत सारे लोग कि हाँ साइक्लोन आया था निवार, साइक्लोन आया था निवार, साइक्लोन आया था एम्पियन, साइक्लोन आया था फलाना, साइक्लोन आया था ढिमकाना, है ना। कहाँ पर आया था, अच्छा तमिलनाडु में आया था, अच्छा वेस्ट बंगाल में आया था, अच्छा इधर आया था, अच्छा उधर आया था, है ना। अच्छा इतने लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए, अरे बाप रे, आंकड़े आंकड़े इंपॉर्टेंट है तो आंकड़े लिखो, इतने लोगों की डेथ हुई, अरे ये आंकड़े मतलब ही नहीं है, ये आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि साइक्लोन आया, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइक्लोन आया ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये अप्रोच पूरा गलत है, ये अप्रोच का कोई मतलब नहीं है। लेकिन साइक्लोन आता कैसा है, टॉपिक जो मैंने आपको कहा, जो टॉपिक है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं, साइक्लोन आता कैसा है, तो अब इससे आपको सारी चीजें जो है वो खुलना शुरू हो जाएगी। आपका अप्रोच न्यूज को देखने का खुल जाएगा कि साइक्लोन होता क्या है, पहला क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। दूसरा, साइक्लोन आता कैसा है। तीसरा आना चाहिए उसके क्या फीचर्स है। चौथा आना चाहिए कि ज्यादातर कहां पर आता है। फिर पांचवा आना चाहिए कि निवार ये नाम किसने दिया है, नाम पढ़ता कैसा है, नॉमेनक्लेचर कैसा होता है ना, ये आपके मन में आना चाहिए। फिर उसके बाद इसको हम सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, बाप रे मतलब इतने लोग डिस्प्लेस हुए थे, इतने लोगों की जान गई, तो इसको बचाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, फिर गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ की है क्या, तो उसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है उसके साथ कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम एक साथ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, हमारे दिमाग में सीधा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। तो अगर आपको किसी भी साइक्लोन, इससे क्या होता है, इससे दूसरा फायदा क्या होता है कि इससे आपका एक ढांचा बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहां पर निवार को हटाकर एम्पियन डाल दो, इसको निकालकर एक्स वाई जेड डाल दो, कुछ भी डाल दो ना। तो अगर आपको यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया, तो आपने अगर इसकी तैयारी की है, ये साइक्लोन की तैयारी की है, तो आप एक्स वाई जेड साइक्लोन की तैयारी अपने आप कर लोगे। एक्स वाई जेड आपका एक स्ट्रक्चर बन गया, तो आपको सिर्फ ये नाम हटाकर दूसरा नाम डाल देना है ना। नॉमेनक्लेचर जो है वो तो वही रहने वाला है, साइक्लोन होता कैसा है वही रहने वाला है, बनता कैसा है वही बन रहने वाला है, जो कंडीशन है वही रहने वाली है, फीचर्स वही रहने वाले हैं। तो एक ढांचा जो है वो हमारा तैयार हो जाता है। साइक्लोन के लिए एक ढांचा तैयार हो गया, सेम उसी तरह अर्थक्वेक के लिए एक ढांचा तैयार कर लो, क्योंकि अगर कहीं पर अर्थक्वेक आ गया तो आपको पूछा जाएगा उसके मिटिगेटिंग मेजर्स क्या है, वो सब आपके तैयार रहेंगे, तैयार रहेंगे। इस तरीके से हमें एक ढांचे बना बनाकर कंप्लीट करना पड़ता है, कंप्लीट करना हो, यही पूरी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे राइटिंग के बारे में देखेंगे, इसी तरीके से जनरलाइज तरीके से ऐसे राइटिंग को देखेंगे। फिर उसके बाद स्पेसिफिक जो हम क्वेश्चंस है वो लेंगे, और फिर मैं आपको ढांचे भी बनाकर दे दूंगा, किस तरीके से हम ढांचे बना बनाकर, सिर्फ आपको क्या करना है, फिर वो निकाल कर ये डालना है, वो निकाल कर ये डालना है, ये टॉपिक, अच्छा ये टॉपिक है, ये वर्ड निकाल दो, ये डाल दो। इस तरीके से हमें यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।